दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज की कहानी शुरू होगी दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर बसी एक घाटी से। घाटी जिसका नाम है ज़ियारात। यहाँ पहाड़ की एक चोटी पर एक लकड़ी का बना घर है, जिसे साल 1862 में अंग्रेज़ों ने अपने अफसरों के वास्ते बनवाया था। लेकिन ये बात इस घर का इतिहास नहीं बनाती। ये घर ऐतिहासिक यूं है कि 72 साल पहले एक बड़े कद्दावर आदमी को उसके डॉक्टरों ने यहाँ भेजा था, इस उम्मीद से कि यहाँ की आबो हवा टीबी से लड़ रहे उसके बूढ़े कमज़ोर शरीर को चंगा कर देगी। उस इंसान की 72 साल लंबी जिंदगी के आखिरी 70 दिन इसी घर में गुजरे थे। उस आदमी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना के गुजर जाने के बाद पाकिस्तान ने इस जगह को उनकी यादगार बना दिया। नाम मिला कायदे आज़म रेजिडेंसी। ये पाकिस्तान की सबसे नामी इमारतों में शुमार है। हमारी इस कहानी का फोकस इसी घर पर है। ठीक कहें तो 15 जून 2013 को इस घर का जो हश्र हुआ उस पर। क्या हुआ था उस दिन यहाँ एक हमला हुआ। कुछ हमलावर यहाँ घुस आए। उन्होंने पहले तो 4 बम फोड़े, फिर गोलियां चलाई। उनके हाथों ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाला भी मारा गया। और नुकसान बस इतना नहीं हुआ, बम धमाके से लगी आग में लकड़ी की वो ऐतिहासिक इमारत, उसके अंदर रखा फर्नीचर, जिन्ना की निशानियां सब जल गई। बचा तो बस ईंट का बना ढांचा। हमलावरों ने अपना टारगेट पूरा किया और चलते बने। कौन थे ये हमलावर? किसने करवाया था ये अटैक? ये अटैक करवाने वाले वही थे जिन्होंने 2011 में नसीर मेंगल नाम के एक पॉलिटिकल लीडर के घर में घुसकर 13 लोगों को मारा था। अगस्त 2018 में चीन के इंजीनियरों को लेकर जा रही बस पर आत्मघाती हमला किया था। 2019 में ग्वादर स्थित एक 5 स्टार होटल पर हमला किया था। मई 2020 में पाकिस्तान सेना के काफिले पर हमला किया था। एक वीडियो में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम धमकी दी थी। इन सब के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने जिन्ना के उस ज़ियारात वाले घर को निशाना बनाया। इस संगठन का नाम है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, शॉर्ट में BLA। इसी संगठन ने 29 जून 2020 को कराची स्थित पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया। इस अटैक में BLA के 4 हमलावर मारे गए। सुरक्षा गार्ड्स ने स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर ही इन्हें घेर लिया। 4 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस एनकाउंटर में पुलिस का एक जवान और 2 सुरक्षा गार्ड वो भी मरे। हमले के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर घूमने लगी। इस तस्वीर पर BLA के नाम की मुहर लगी थी। फोटो में मिलिट्री की पोशाक पहने 4 लोग नजर आ रहे थे। तस्वीर के मुताबिक शहादत देने के इरादे से आए ये चारों हमलावर BLA की माजिद ब्रिगेड का हिस्सा थे। ये माजिद ब्रिगेड BLA की सबसे एलीट, सबसे दुर्दांत विंग मानी जाती है। इसका काम है आत्मघाती हमले करना। जेम्स टाउन फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस यूनिट का नाम पड़ा है अब्दुल माजिद बलोच के नाम पर। अब्दुल माजिद बलोच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का बॉडीगार्ड हुआ करता था। 70 के दशक में जुल्फिकार ने बलोच विद्रोहियों को कुचलने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश दिया था। 1973 से 1978 के बीच चले इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भीषण ज्यादतियां की। पूर्वी बंगाल का कसाई कहा जाने वाला जनरल टिक्का खान, उसको कत्लेआम के लिए बलूचिस्तान की कमान सौंपी गई। हजारों बलूची मारे गए। अब्दुल माजिद यानी प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड, वो खुद भी एक बलोच था। जो आदमी उसके हमवतनों पर इतनी ज्यादतियां करवा रहा था, उसी की हिफाजत में तैनात था अब्दुल। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए एक दिन ड्यूटी के ही दौरान अब्दुल ने जुल्फिकार को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा और मौके पर मौजूद बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों मारा गया। ये तो थी माजिद ब्रिगेड के नामकरण की कहानी, हिस्ट्री, और BLA द्वारा किए गए कुछ बड़े हमलों का ब्यौरा। लेकिन BLA ये सब कर क्यों रहा है? मकसद क्या है? BLA का मकसद समझने के लिए आपको बलूचिस्तान की हिस्ट्री समझनी होगी। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है बलूचिस्तान।
ये बसा है पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में। गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हटा दें तो पाकिस्तान के पास कुल जमीन बचेगी करीब 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अकेले बलूचिस्तान में है। यानी अगर आप बलूचिस्तान को हटा दें पाकिस्तान से तो वो अपने साइज में लगभग आधा रह जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान अपने असल आकार में इतना सा ही नहीं है, इसका ऐतिहासिक रेफरेंस आकार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि पाकिस्तान के परे ही ईरान और अफगानिस्तान में भी फैला है। भारत के वायसराय रहे जॉर्ज कर्जन, यानी लॉर्ड कर्जन जो उनका पॉपुलर नाम है, उन्होंने अपनी किताब पर्शिया एंड द पर्शियन क्वेश्चन में बलूचिस्तान का इलाका समझाते हुए लिखा था कि बलूचिस्तान वो देश है जो हेलमंद से अरब सागर और किरमान से सिंध के बीच फैला हुआ है। इस एक लाइन से आप समझिए कि बलूचिस्तान का ऐतिहासिक विस्तार क्या है। हेलमंद हुआ दक्षिणी अफगानिस्तान में, किरमान हुआ दक्षिणी पूर्वी ईरान में, सिंध हुआ दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में। इतने बड़े इलाके में फैला हुआ देश, इसे इसका नाम मिला इसके लोगों से, लोग जो कहलाते थे बलोच। बलूचिस्तान के बंटवारे की कहानी शुरू हुई 16वीं सदी में। तब ईरान में था सफाविद साम्राज्य और भारत में थे मुगल। उन्होंने बलूचिस्तान को आपस में बांट लिया। मुगलों के पास आया पूर्वी बलूचिस्तान का हिस्सा। सन 1666 में यहाँ एक रियासत बनती है। इसका नाम था खानाते ऑफ कलात। ये रियासत अपने हिस्से के भूभाग के अलावा 3 और बलूचिस्तानी जागीरों पर शासन करती थी। इनके नाम थे लाजबेला, खारान और मकरान। इसी रियासत के पास अरब सागर के किनारे बसे ग्वादर का भी हिस्सा था, जो उन्होंने ओमान के सुल्तान को बेच दिया। आगे चलकर जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया तो उसने ओमान से ये ग्वादर शहर भी वापस खरीदा। आपने सुना, मैंने कहा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया। कैसे किया? कलात रियासत ने पहले मुगलों फिर अंग्रेजों की अधीनता में शासन किया। फिर आई भारत के बंटवारे की बात। उन दिनों कलात के शासक हुआ करते थे मीर अहमद यार खान अहमदाजी। ये कहलाते थे खान ऑफ कलात। ये चाहते थे कि इनकी रियासत आज़ाद रहे। इसके लिए इन्हें अंग्रेज़ों को भरोसे में लेना ज़रूरी लगा। अंग्रेज़ों के आगे अपनी पेशकश रखने और उन्हें पुराने करार की याद दिलाने के लिए खान ऑफ कलात ने चुना एक नामी वकील। कौन था ये वकील? ये वकील थे खुद मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने कलात की ओर से वायसराय के साथ बातचीत की। इस बातचीत की मुख्य थीम थी कलात के नेतृत्व में बलूचिस्तान का आज़ाद अस्तित्व। इसी बातचीत के रास्ते 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने ऐलान किया। कहा कि पाकिस्तानी सरकार कलात को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश की मान्यता देती है। लेकिन 2 महीने बीतते न बीतते जिन्ना का इरादा बदल गया। उन्होंने कलात समेत समूचे ब्रिटिश बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाने की सोची। कलात रियासत की बाकी जागीरें पाकिस्तान में आने को तैयार थी, बचा केवल कलात। उस पर जिन्ना ने प्रेशर बनाया। कलात की हालत एक अंग्रेजी मुहावरे की मिसाल जैसी हो गई। क्या है ये मुहावरा? डोंट लेट द फॉक्स गार्ड द हेन हाउस। क्योंकि जाने कब लोमड़ी को भूख लगे, जिन्ना को भूख लग गई थी। उनकी पाकिस्तान में सेना ने जबरन वहां पर जाकर कलात का विलय करवा लिया। इस बारे में पाकिस्तानी अखबार नेशन ने अपने एक लेख में लिखा है, क्या बंदूक के जोर तले जिन्ना ने यह विलय मंजूर करवाया। ये तो थी बलूचिस्तान के पाकिस्तान में जाने की हिस्ट्री। लेकिन इस विलय के बाद क्या हुआ? साउथ एशिया के एक बड़े जानकार हुए। उनका नाम था सेलिग एस हैरिसन। आगे बढ़ने से पहले आपको बलूचिस्तान के लिए कही उनकी बात सुननी चाहिए। हैरिसन ने कहा था, अगर सामरिक नज़रिए से अहम लोकेशन और तेल, यूरेनियम समेत बाकी के प्राकृतिक संसाधन न होते तो फिर ये सोचना भी मुश्किल था कि कोई इस ठंडे और शुष्क इलाके के लिए लड़ाई करेगा। जी, पाकिस्तान की बलूचिस्तान में दिलचस्पी इसी वजह से है जो हैरिसन ने कहा। पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ की ज़मीन और संसाधन चाहिए, लोग नहीं। इसीलिए तेल, गैस, तांबा और सोने जैसे संसाधनों के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है। यहाँ एक बड़ी आबादी को बिजली और साफ पानी तक मुहैया नहीं। सरकारी दमन के कारण दशकों से यहाँ इंसर्जेंसी का माहौल है। विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना और ISI ने हर मुमकिन क्रूरता का सहारा लिया। उन्होंने बलूचिस्तान की डेमोग्राफी बदल दी। सैकड़ों लोग गायब कर दिए। सड़क किनारे लाश मिलना आम हो गया। और इसी स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रूरता के जवाब में खड़ी हुई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। BLA की मुख्य मांग है अलग बलूचिस्तान स्टेट बनाना। BLA ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने की बात करता है। ग्रेटर बलूचिस्तान जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान का समूचा हिस्सा है।
पाकिस्तानी सरकार से अदावत के इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, पाकिस्तानी स्टेट का अत्याचार और दूसरा, बलूचिस्तान के संसाधनों का एक तरफा दोहन। बीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों का फायदा वहाँ के कबीलों को ही नहीं मिलता। पाकिस्तानी पंजाब से लोग लाकर बलूचिस्तान में बसाए जाते हैं, उन्हें नौकरियां दी जाती हैं। बलोच आबादी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कहाँ एक्टिव है बीएलए? इसकी गतिविधियों का मुख्य इलाका है, जाहिर सी बात है, बलूचिस्तान। लेकिन बीते कुछ समय से ये बलूचिस्तान के बाहर भी हमले कर रहा है। ये निशाना बनाता है पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियों को। गैर बलोच नागरिक भी इसके टारगेट बनते हैं। बीएलए के काम करने के मुख्य तरीके हैं आत्मघाती हमला, आईईडी ब्लास्ट, कार धमाके, रोड साइड बॉम्बिंग और मोर्टार से हमला। बीएलए ने पहला हमला किया जुलाई 2000 में। हमले की जगह थी बलूचिस्तान का क्वेटा। इसमें 7 लोग मारे गए। इसके बाद इसने कई छिटपुट हमले किए। बीएलए का बड़े स्तर पर नाम आया 2005 में। इस बरस पाकिस्तान के एक पैरामिलिट्री कैंप पर बीएलए ने हमला किया और उस वक्त कैंप में तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी मौजूद थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने बीएलए को एक आतंकवादी संगठन करार दिया। इसके बाद कुछ मौकों पर सरकार और बीएलए के बीच बातचीत की भूमिका भी बनी, लेकिन कामयाब नहीं रही। बीएलए के हमलों में तेजी आई बलूचिस्तान के अंदर हुई चीन की एंट्री से। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, इसकी एक अहम कड़ी है बलूचिस्तान। यहाँ के लोग शुरू से ही CPEC का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से ही बदतर स्थितियों में जी रहे बलोच अब और बर्बाद हो जाएंगे। उनके लिए CPEC विदेशी अधीनता का प्रतीक है। इसी वजह से बीएलए समेत कई बलोच संगठनों ने CPEC से जुड़े लोगों और प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना शुरू किया। इन हमलों से घबराकर पेइचिंग ने बलूचिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मांगी। चूंकि पाकिस्तान CPEC को खतरे में नहीं डाल सकता था, तो उसने सुरक्षा दी भी, लेकिन इसके बावजूद बीएलए के हमले जारी हैं। 29 जून को बीएलए ने कराची में जो हमला किया, उसके पीछे भी चाइना कनेक्शन बताया जा रहा है। क्या है कनेक्शन? जनवरी 2017 में कुछ चीनी कंपनियों ने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के 40% शेयर खरीद लिए। इसका मकसद बताया गया CPEC के लिए फंड जुटाना। बीएलए के मुताबिक चीन की इस हिस्सेदारी के कारण ही उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया। एक तरफ बीएलए के हमले हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान की जातियां। ये दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। ऐसे में बलोच आबादी से सहानुभूति रखने वाले कई लोग बीएलए से भी हमदर्दी रखते हैं। इसमें बलूचिस्तान से बाहर रह रहे बलोचों की बड़ी भूमिका बताई जाती है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत भी बीएलए की मदद करता है, लेकिन भारत ने इन आरोपों से हमेशा इनकार किया है। इन आरोपों से परे एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना होगा। सवाल ये है कि कश्मीर में आतंकवादी हमले करवाने वाला, उनको पाकिस्तान स्वतंत्रता सेनानी कहता है, नायक बताता है, जबकि कश्मीर का भारत में विलय संवैधानिक प्रक्रिया से हुआ। लेकिन बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक संगठन खड़ा होता है जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया और उन लोगों को ये आतंकवादी कहता है। ये दोहरापन है। ये था दुनियादारी में आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी वेनेजुएला से है। यहाँ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने फरमान जारी किया। क्या? यूरोपियन यूनियन की राजदूत इसाबेल ब्रिलाने पेड्रोसा के खिलाफ। इसाबेल को 72 घंटे में वेनेजुएला छोड़ने का आदेश दिया गया। इस आदेश से कुछ ही देर पहले यूरोपियन यूनियन ने मादुरो के करीब 11 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरी सुर्खी चीन से है। यहाँ की संसद ने संदिग्ध तरीके से हांगकांग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित कर दिया। हमने आपको दुनियादारी के एक एपिसोड में विस्तार से इसके बारे में बताया था। ये कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। ये तारीख हांगकांग के इतिहास से जुड़ी है। 23 बरस पहले 1 जुलाई की आधी रात को ही ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को लौटाया था। तीसरी सुर्खी रूस से है। उसने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया है कि अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो इसे न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT का उल्लंघन माना जाएगा। अमेरिका ने इस ट्रीटी पर दस्तखत तो किए हैं, लेकिन इसे कानूनी मंजूरी नहीं दी है। ये थी सुर्खियां। अब हमारा आखिरी सेगमेंट, तारीख। आज तारीख है 30 जून और इस तारीख का इतिहास जुड़ा है एक बड़ी सनसनीखेज हत्या की सुनवाई और उसके फैसले से। क्या है ये हिस्ट्री? ये बात है 155 बरस पहले की, यानी 30 जून 1865 की। इस दिन 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या के आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। ये फैसला सुनाया था मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने 8 लोगों को दोषी पाया। इनमें से 4 जॉर्ज एडजोरेथ, डेविड हेराल्ड, लुइस पावेल और मैरी सराट, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। वहीं बाकी के तीनों दोषी यानी सैमुअल, माइकल और सैमुअल मड, इन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। बचा एक दोषी जिसका नाम था स्पैंगलर, उसे 6 साल कारावास की सज़ा हुई।
इन दोषियों में जो आपने नाम सुने, एक नाम है मैरी सराट, ये एक महिला थी। उसके साथ एक बड़ा कुख्यात रिकॉर्ड जुड़ा है। वो फांसी की सज़ा पाने वाली अमेरिका की पहली महिला है। सज़ा तो आपने सुन ली, अब जानिए कुछ अपराध से जुड़े ब्यौरे। बात अप्रैल 1865 की है। अमेरिका में चला लंबा सिविल वॉर खत्म हो चुका था। इसी बैकग्राउंड में 11 अप्रैल को अब्राहम लिंकन ने व्हाइट हाउस में दिया एक भाषण। इसमें उन्होंने एक बड़ी बात कही। बोले, ब्लैक अमेरिकन को भी चुनाव का अधिकार मिलना चाहिए। इसके पहले अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर विचार नहीं किया था, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे आए जो खुद नस्लीय थे। ऐसे में लिंकन की ये बात सबको रास नहीं आई। इन्हीं में से एक था जॉन वल्कस बूथ। वो गोरी चमड़ी को श्रेष्ठ मानता था। लिंकन बहुत समय से उसकी आंखों में चुभ रहे थे। जब लिंकन ने गुलामी प्रथा खत्म करने की बात कही तो वो बिफर गया। उसने लिंकन को मारने की प्लानिंग की और इस प्लानिंग पर अमल हुआ 14 अप्रैल 1865 को। इस दिन लिंकन फोर्ड्स थिएटर में नाटक देखने गए थे। बूथ अमेरिका का जाना माना अभिनेता था। उसे हथियारों के साथ थिएटर में एंट्री भी मिल गई। अंदर जाकर उसने मौका देखा और लिंकन को गोली मार दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में वो खुद भी मारा गया। बूथ अकेला नहीं था, उसके साथी थे। उनके जिम्मे उपराष्ट्रपति और सेक्रेटरी को मारने का काम भी था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इन सब पर मुकदमा चला और सज़ा मिली। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शो में कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, और आप लोगों ने इतनी चिंता जताई उसके लिए धन्यवाद। हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। एक चीज़ और, जो यहाँ कैमरे के सामने आता है संवाद करने के लिए, वो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ आता है, आपके प्रति एक जिम्मेदारी के साथ आता है। तो यदि किसी कारणवश मैं अवकाश में हूँ तो शो और दुनियादारी ना रुके, इसके लिए प्रतीक्षा आपके सम्मुख आई थी। जब भी कोई नया कलाकार आता है, नया खिलाड़ी आता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका प्रोत्साहन करें। लल्लन टॉप दर्शकों के सपोर्ट से बना है और लल्लन टॉप को अपने दर्शकों की समझदारी पर पूरा भरोसा है। लल्लन टॉप सिर्फ सौरभ द्विवेदी नहीं है। सौरभ द्विवेदी इस वृहद टीम का सिर्फ एक हिस्सा भर है। लल्लन टॉप अपनी समूची टीम की मेहनत से यहाँ तक पहुँचता है। कुछ चेहरे आते हैं, कुछ बातें कहते हैं, लेकिन पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। मैं अपने दर्शकों से, अपने पाठकों से ये गुजारिश भी करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि जो भी नए छौने हैं, जो भी लल्लन टॉप के लोग आपके सामने आते हैं, उनकी कमियां भी बताइए, लेकिन प्रोत्साहित भी करते रहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये बृहत्तर परिवार इसी तरह से हमारे साथ जुड़ा रहेगा, धौल थपकी भी देता रहेगा और गलत करने पर टोकता भी रहेगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। घर से शूट करता हूँ तो इस तरह के व्यवधान आते हैं। जो यूपी के, बिहार के लोग हैं या एमपी के लोग भी, वो पावर कट जैसे शब्द से बखूबी वाकिफ़ होंगे। मेरे ख्याल से उत्तर भारत को इसकी खासी आदत होगी। जैसे ही बत्ती गई, लाइट गई, तो हमारे जो कैमरे के साथी हैं अमितेश, वो तुरंत चौंक गए, अब तो कट करना पड़ेगा। लेकिन सिलसिला चलता रहना चाहिए। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग सब सुरक्षा के साथ घर से रह के ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो जो घर का माहौल है, घर की दुश्वारियाँ और सहूलियतें हैं, वो भी शो का हिस्सा बनेंगी ही। आज मोनोलॉग लंबा हो गया, पर एक दिन का गैप भी था, तो दोनों दिन का जोड़ दिया। अपना खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।